नमस्कार दोस्तों। कल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करी और उससे ठीक पहले स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति जारी करी थी और साथ साथ में अध्यापक L1 और L2 की जो पात्रता परीक्षा होती है रीट, उसकी डेट भी जारी करी इन्होंने 27 फरवरी। तो इसके बाद से चूंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सीट बेहद कम है, 2,000 सीट है दोनों में मिला के मोटे मोटे, तो ये सीट अधिक नहीं कही जा सकती, काफ़ी कम संख्या में है। और अब मानो या ना मानो सीट का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अपने को एक सीट चाहिए, हालांकि ये बात भी ठीक है, एक सीट ही चाहिए, मगर जैसे 300-400 सीट मिल जाती है ना, जैसे इतिहास विषय हैं, अब उसमें एक 80 सीट मिले, एक 400 सीट मिले, तो फिर क्या स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करता है। अब बच्चे अब यूँ है कि 80 सीट जैसे आती हैं तो जनरल ओबीसी का बच्चा 40-45 रैंक पे सिलेक्शन होगा, 85 पे भी नहीं होगा। अब 120वीं रैंक से पहले कोई चयनित हुआ, वो अगर ये कह रहा है कि सीट मायने नहीं रखती, तो भाई साहब उनको अगर आप ये देखिए कि वो खुद पेपर देते तो भी नहीं हो पाता, है ना। तो सीट मायने रखती है कहीं ना कहीं, अब एक बूस्ट करती है अंदर से लगने लगता है कि यार 10-15 सीट 50 सीट के लिए क्या तैयारी करूँ। अब SST देखो आप, सामाजिक के अंदर मुश्किल से 70 के आसपास पोस्ट है, जनरल की काट कटा के आरक्षण के बाद में 15-20 भी सीट शेष बचती है। तो ऐसी स्थिति में न बच्चों के अंदर एक उत्साह रहता है, ना एक श्योरिटी रहती है, चूँकि 5 साल में 4 साल में एक भर्ती पूरी करवाते हैं और उसमें भी फिर ये कम सीट आती है, तो थोड़ा सा मन विचलित सा होता है। और सच बात है ये, आप मैं भले ही कितनी आदर्शवादी बातें कर लूँ यहाँ पे आके कि हमें एक सीट चाहिए, लेकिन ये निष्प्रभावी बातें हैं, इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। हम आज इस विषय पे भी बात नहीं करेंगे कि भर्ती पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है, विज्ञप्ति में क्या है, ये स्टूडेंट का काम है। और उनको जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको पता है ऑलरेडी कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है और 2 पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, उन्होंने पढ़ा भी है, सीरियस बच्चों ने पढ़ा भी है। और विज्ञापन में क्या कुछ है, ये बात एक अभ्यर्थी को अच्छे से विज्ञापन पढ़ के समझनी चाहिए, क्योंकि खुद से पढ़ता है तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। फिर मेरे इस वीडियो का क्या मकसद है आपका आधा घंटा लेने का? मेरा मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी आपको डिसीजन मेकिंग करवानी है ना। आपके निर्णय निर्माण में थोड़ा सा मेरा सहयोग अगर कर पाऊँ तो मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जब से ये भर्तियाँ आई है, तीनों ही कह दो, क्योंकि अध्यापक में भी बहुत अधिक पद दिख नहीं रहे हैं जिस हिसाब से सरकार कर रही है। पहले इन्होंने उपचुनाव के कारण जल्दी जारी करी फर्स्ट ग्रेड को, कल सरकार के पहले वर्ष की पूर्णता पे कर दी, आगे कोई और दबाव आएगा तब अध्यापक की भी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी है मार्केट का, वो काफ़ी कंफ्यूज है कि सर अब करें क्या ऐसी स्थिति में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अध्यापक किस पे जाए, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है निर्णय के लिए, निर्णय निर्माण में समस्या इसलिए आ रही है ना कि गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं कर रही है। अब पता नहीं कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, एक तो ये दिक्कत आ रही है, दूसरी सीट इतनी कम है, तीसरा कई सारी चीज़ें हैं जो ऐसी बनी हुई है कि करे क्या आखिर। तो देखो, सीट कम भी है तब भी हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जीवन का खूब समय दे दिया और अब माथापड़ी नहीं होगी तो आप काम धंधा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप में कैलिबर है और आप कर लोगे आराम से, और 2-4-5 साल का आपने टाइम दिया है, नहीं भी दिया, 1-2 साल से दिया या नए हैं, पढ़िए। और पढ़ने से मुझे लगता है कि नौकरी ही नहीं लगती, बल्कि पढ़ने से आपकी स्किल भी डेवलप होती है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आप कहीं दूसरी जगह कोचिंग वगैरह में भी, कंटेंट राइटिंग में भी, कहीं पे भी लगते हैं, आप अपना खुद का एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। तो पढ़ा हुआ व्यक्ति कहीं पीछे नहीं रहेगा, ये तो तय बात है। तो पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। मुझे पता है कि कम सीट होती है तो हम ये कह देते हैं कि भाई एक सीट ही तो चाहिए, लेकिन ये चीज़ें मुश्किल होती है। मगर ये भी नहीं है कि अपन ये सोचें कि इसमें होगा नहीं, अपन छोड़ दें, किसी का तो होगा ही, होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बड़ी भर्ती आएगी, आनी तो पड़ेगी। देखो, वैकेंसीज खूब आएगी, ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि इस बार सरकार ने ये कम किया है,
ठीक है, अब मैं मेरी बात को शुरू कर रहा हूँ। जहाँ तक पोस्ट की बात है, तो देखो, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो इंट्यूशन है, मेरा जो आंकलन है, उस पर मैं कह सकता हूँ कि ये सीट डेफिनेटली बढ़ेगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की सीट बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? सम्मानजनक सीट हो जाएगी। ठीक है, इसका ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि डबल ही हो सकती है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है 52 सीट से भी 350 सीट हो रखी है सेकंड ग्रेड में, हमारे टाइम, मुझे अच्छे से याद है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, कितनी भी बढ़ सकती है, बट हाँ, सीट बढ़ेगी और सम्मानजनक सीट बढ़ेगी। तो आपको एक ये भी लगेगा कि बहुत अधिक सीट है, ये सोच के इतना भी नहीं होगा, बहुत कम वाला डर भी नहीं रहेगा और बहुत अधिक वाली लापरवाही भी नहीं रहेगी। ठीक ठाक मध्य की सीट बढ़ जाएगी। जैसे 2000 है तो 5000 के आसपास तक हो सकती है, ऐसा हो जाएगा। हालांकि मार्केट में अफवाह चल रही है कि सीट नहीं बढ़ेगी, आगे एक बड़ी भर्ती करेंगे। तो देखो, ये बेबुनियादी बातें हैं, इनके पीछे कोई आधार नहीं है, ये कहने के पीछे कोई उनका लॉजिक नहीं है। बस लोग हवा में एक आधा कह देता है, फिर उसके बाद वो बात चल पड़ती है। ठीक है, दूसरा, कई लोग ये कह रहे हैं कि सामाजिक सीटें खत्म होगी। देखो, सीट कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सामाजिक के शिक्षकों को हेडमास्टर बनाया जाता है 8वीं तक की स्कूल का। सामाजिक के होते होते ऊपर भी होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ फर्क पड़ता है, बट इतना नहीं पड़ता कि सीट ही खत्म हो गई। किसी ने कह दिया, अब SST वाले सारे परेशान हो गए। तो मुझे उन सारे टीचर्स से भी एक विनम्र मेरा आग्रह रहता है, हमेशा से मैं कहता हूँ कि हम लोग बोलते वक्त थोड़ा ध्यान दें। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पे भरोसा करते हैं, और हम अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो बातें उनके मन में चलती रहती है और नेगेटिव चीज़ें फैलती बहुत अधिक है। तो आप जितना हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव कहिए। और जो बात आपको नहीं पता, हमें नहीं पता पीछे क्या चीज़ें चलती है, तो उन बातों को लेके कोई लेख या वीडियो के जरिए ना कहिए कि भाई सामाजिक में सीट नहीं आएगी, आगे सीट इसमें नहीं बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ेगी, ये होगा। ऐसे इन चीज़ों से क्या होता है, बच्चे और भ्रम में पड़ते हैं। तो जो बात आपको पुख्ता पता है वो तो बता दो, ठीक है, लेकिन जो बात पुख्ता नहीं पता है तो आप नेगेटिव तो ना बताओ। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकते हो, आपके अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, सीट बढ़ जाएगी। इतना कहने से क्या जाता है, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल्स में इतनी सीट खाली, वित्त विभाग के पास फाइल पड़ी है, वो बढ़ाएगी। इस बेस पे हम कह सकते हैं वो बढ़ाएगी, लेकिन हम ये किस बेस पे नहीं कह सकते हैं कि सरकार है वो सीट बढ़ाएगी नहीं, बल्कि अगली भर्ती में ऐड करिए। तो बेबुनियादी बात हो गई। इसलिए शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मुझे लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम स्टूडेंट को भी ऐसी बेबुनियादी बातों को आगे से आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, ये सारी भ्रमित करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो मेरा अनुमान ये है कि सीट बढ़ेगी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, क्योंकि DPC होने के बाद मेरा अनुमान और सशक्त हुआ है। क्योंकि DPC होने के बाद सीट खाली होती है, फिर वित्त विभाग से स्वीकृति की फाइल भी प्रोसेसिंग है, और वो फाइल वहाँ से सहमति बनती है, तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन डाल के सीट बढ़ा सकते हैं, और सीट भी बढ़ा सकते हैं। और ये लास्ट डेट फॉर्म की बढ़ा के और नए फॉर्म भी ले सकते हैं। जैसे 4 दिसंबर फर्स्ट ग्रेड की लास्ट डेट थी, तो ये यूँ कह सकते हैं कि 30 मार्च फर्स्ट ग्रेड की लास्ट डेट 30 मार्च की जाती है, और जैसे मान लो 20 मार्च को पोस्ट बढ़ती है, तो ये आ जाता है कि भाई 30 मार्च तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, सीट बढ़ा दी जाती है। ये भी होता है। ठीक है, सारी चीज़ें होती, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। रही बात एग्ज़ाम की, तो मुझे लगता है सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड होगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड होगी, उसके बाद अध्यापक होगी। ये तय बात है इस बार। देखो, पहले फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई है, तो फर्स्ट ग्रेड पहले करवाएंगे, फिर सेकंड ग्रेड करवाएंगे, फिर अध्यापक करवाएंगे। ऐसा मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी होगा, इन तीनों परीक्षाओं के बीच में 3-3, 4-4 महीने का टाइम तो रहेगा। अब हमें कैसे मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा सा, ये मैंने भर्ती पर बात कर ली, 3 भर्तियां हैं, सीट बढ़ेगी, इस पर भी मैंने बात कर ली। कितनी बढ़ेगी? मुझे लगता है कि डबल से थोड़ी सी ऊपर होगी। तो 4000 सीट है, 2000 है, तो वो 4500, 5000 तक हो जाएगी। ऐसा मेरा मोटा मोटा अनुमान है। ठीक है, और आप भी ये अनुमान मान के चलिए, देर सवेरे आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ तक परीक्षाओं की बात है वो मैंने आपको बता दिया कि इनमें 2-2, 3-3 महीने का गैप रहेगा। फर्स्ट ग्रेड मुझे लगता है नवंबर दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास पॉसिबल है। सेकंड ग्रेड 25 में संभावना बहुत कम सी लग रही है, और हो सकता है 26 स्टार्टिंग में करवा दें, और जहाँ तक हो सकता है भाई 26-25 के लास्ट में करवा दें, दिसंबर में सेकंड ग्रेड, तो अक्टूबर के आसपास फर्स्ट ग्रेड करवाई जा सकती है। अब रही बात अध्यापक की, तो अभी तक उसका कुछ क्लियर है नहीं।
फरवरी में पात्रता होने के बाद में भी 7-8 महीने 6-7 महीने तो मेंस के लिए लगते हैं, तो वो भी उन दिनों में बैठती हैं। तो हो सकता है कि एक परीक्षा को पीछे कर दें, क्योंकि एक साथ भर्तियां जारी करके बच्चों को कन्फ्यूज़न करने का काम तो गवर्नमेंट ने कर दिया है। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड अध्यापक का ये रहेगा, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा 26 के आसपास रहेगा। तो एक आधी परीक्षा, 1 या 2 परीक्षा 26 में जाएगी, एक आधी 25 में हो जाएगी। ठीक है, ये मोटा मोटा आंकलन है। आप ये मान के चलिए कि अभी 7-8 महीने आपकी कोई परीक्षा नहीं है, मतलब पात्रता तो है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई तक मुझे लगता है कि इन तीनों में से एक भी परीक्षा कन्फर्म नहीं होगी। तो इन 6-7 महीनों को और बाद के टाइम को कैसे मैनेज करना है और आपको डिसीजन कैसे लेना है, अब आपको आगे तैयारी किसकी करनी है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास में 3 कंटिन्यू ऑप्शन है। एक व्याख्याता का है, एक आपके वरिष्ठ अध्यापक का है, ठीक है, और एक आपके अध्यापक का है। 3 हमारे पास में ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कर देता हूँ। अगर आप भाषा के हैं, ठीक है, भाषा का मतलब जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू, सिंधी, जो भी भाषा के हैं, तो आप वैसे तीनों को मैनेज कर सकते हैं साथ, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या करना है आपको, आप व्याख्याता का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, बढ़िया देख लीजिए, उसमें से इनके जो अतिरिक्त टॉपिक हैं उनकी अलग लिस्ट बना दीजिए, और उनको अगर आप 1-2 घंटे पढ़ लेंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ साथ में इनके जीके का और फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जीके होता है वो मोस्टली कॉमन होता है, तो भाषा वाला तीनों को एक साथ कर सकता है। ठीक है, ये भाषा की बात हो गई। जहाँ तक सामाजिक की बात है ना, एसएसटी की, मैं एसएसटी की अगर बात करूँ तो एसएसटी का व्यक्ति, मतलब सामाजिक वरिष्ठ अध्यापक की कोई तैयारी कर रहा है, तो एसएसटी का व्यक्ति व्याख्याता को नहीं हैंडल कर सकता। आप इन दोनों को एक साथ तैयारी कर सकते हैं। कैसे करनी मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, विज्ञान के व्यक्ति है, गणित विज्ञान की, गणित व विज्ञान की, ठीक है। अब इनके जो स्टूडेंट हैं उनको मुझे लगता है कि अगर कोई मैथ का है तो व्याख्याता के साथ में वो अध्यापक की कर सकता है, लेकिन जैसे कोई साइंस का है तो साइंस में भी वो आपकी सेकंड ग्रेड की करना मुश्किल है इनके लिए। इनके साथ में ये, हालांकि हाँ, जैसे गणित है तो गणित का व्यक्ति, जैसे गणित को अपन गणित ही लिख लेते हैं, है ना, गणित को गणित ही लिख लेते हैं। तो मैथ का कोई स्टूडेंट है तो अगर वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है तो उसके साथ में मुझे लगता है कि वो इतना टाइम मिल जाएगा कि थोड़ा बहुत वो सेकंड ग्रेड को भी कर सकता है। और गणित का स्टूडेंट आपके थोड़ा बहुत अध्यापक में उसकी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें उसको विज्ञान भी साथ में करनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे लगता है इन दोनों पे ध्यान दें, और इसको मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। फिर भी अगर उसको लगे कि स्टूडेंट को कि मैं अध्यापक भी कर लूँगा, तो वो उसके ऊपर है, मेरा एक अनुमान ये है। अब जैसे विज्ञान का कोई स्टूडेंट है, साइंस का, जिसके मैथ नहीं है, अगर साइंस का कर रहा है तो फिर उसको मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए कि भाई अगर इनमें कोई कॉमन पोर्शन बैठ रहा है तो कर लेना चाहिए। लेकिन विज्ञान वालों के साथ क्या दिक्कत आती है कि उनको वरिष्ठ अध्यापक के अंदर उनको फिजिक्स आती नहीं है, तो फिजिक्स उनको बहुत दिक्कत करता है। तो इसको, और फिर इनके अध्यापक में उनको गणित भी अटेंड करनी पड़ती है ना, इधर इनको फिजिक्स करनी पड़ती है अटेंड, इधर इनको गणित अटेंड करनी पड़ती है, तो दोनों में दिक्कत आती है ना। और अगर वो प्रॉपर स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपना सिलेबस देख ले। विज्ञान का मुझे बहुत अधिक आइडिया है नहीं वैसे, इसलिए मैं इस पर अधिक बात नहीं करूँ। अब देखो, भाषा, एसएसटी और गणित, इनके ऊपर बात कर सकते हैं अब आगे। ठीक है, तो देखिए, आप 2 तैयारी साथ कर सकते हैं। मैंने कह दिया आपको, जैसे भाषा है तो आपको करना क्या है, अभी आप जब सीट की संख्या कम होती है तब हमें सीट पर ध्यान देने की बजाय हमें ध्यान देना चाहिए मेरिट की, कट ऑफ के, हमें इतने मार्क्स लाने हैं, कोशिश करनी है कि ये आंकड़ा पार करना है। जैसे पिछले कट ऑफ्स रहे हैं तो उसमें 10-15 नंबर ऐड करके सोचना चाहिए कि भाई जैसे अपन हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मानविकी का कोई विषय है, भाषा एसएसटी के साथ अपन मानविकी लिख लेते हैं। मानविकी में जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो वो फर्स्ट ग्रेड के साथ में अध्यापक कर सकता है, लेकिन वो किसी भी सूरत में सेकंड ग्रेड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जैसे भूगोल का स्टूडेंट है,
तो भूगोल के साथ वो L2 को कवर कर लेगा, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक नहीं कर पाएगा, उसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 की तैयारी सिर्फ और सिर्फ भाषा वाले ही कर सकते हैं, बाकी मुझे लगता है किसी को नहीं करनी चाहिए। गणित वाला फिर भी कर सकता है, बाकी किसी को नहीं करनी है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको आपके डिसीजन में थोड़ी मदद करवा देता हूँ, ठीक है। सीट में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप निर्णय करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब कोई स्टूडेंट है जिसका मैं सारे जो है वो पक्ष देख लूंगा, ताकि आप जिस भी पक्ष में आते हैं तो आपके लिए थोड़ा मददगार हो जाएगा। मैं बात शुरू करता हूँ। अब वे स्टूडेंट जो पिछले कई महीनों से या सालों से या कुछ समय से केवल फर्स्ट ग्रेड को फोकस किए हुए हैं, केवल फर्स्ट ग्रेड को, चाहे भाषा वाला तो तीनों को ही कर सकता है, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इस टाइप को फोकस किए हुए हैं, तो मुझे लगता है उसको क्या करना चाहिए, उसको व्याख्याता की तैयारी कंटिन्यू जारी रखनी चाहिए और उसको अपने समय को, पूरे दिन को 2 भागों में बांट देना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में 5-4 घंटे कंप्लीटली अपने सब्जेक्ट को दे दो। जैसे इतिहास का है तो इतिहास पढ़ लो सुबह सुबह 5-6 घंटे बढ़िया से मन लगा के। फिर जैसे इवनिंग का टाइम आता है तो इवनिंग के टाइम में क्या करना है, इवनिंग के टाइम में आप अध्यापक, जो अब आप L2 में होंगे, सीधी सी बात है, अब L2 में होते हैं तो आप देख लो कि भाई L2 का कौन सा सिलेबस पार्ट है जो आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपका कॉमन नहीं है बल्कि अलग है। अब जो अलग पार्ट है तो वो पार्ट आप शाम को 2-3 घंटे बढ़िया पढ़ लो L2 का। फर्स्ट पेपर छोड़ दीजिए अभी, ऐसा कर सकते हैं आप। अगर हाँ, ये भी कर सकते हो आप, फर्स्ट पेपर भी 1-2 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप L2 की तैयारी करते हैं तो देखो आपको साइकोलॉजी हो जाएगी, आपका मैनेजमेंट हो जाता है, आपका राजस्थान जीके पूरा हो जाता है, राजस्थान का भूगोल वगैरह ये भी हो जाती है ना, करंट अफेयर्स भी हो जाता है, इतिहास भी हो जाती है। तो L2 का सिलेबस जो है वो और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस काफ़ी कॉमन है, आप लिस्ट बना सकते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि आपको अप्रैल मई तक, ध्यान रखना, अप्रैल मई तक यही इसी प्लान से चलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मॉर्निंग में आप अपना सब्जेक्ट बढ़िया करेंगे और इवनिंग में आप L2 की तैयारी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर तैयार रहेगा और L2 की तैयारी से आपका फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड का और L2 भी साथ साथ तैयार होता रहेगा। और 5 महीने ऐसे कंटिन्यू करोगे तो मुझे लगता है कि दोनों परीक्षाएं आपकी रेंज में आ जाएगी। अब अप्रैल के आसपास आपको आइडिया बन जाएगा कि कौन सी परीक्षा पहले हो रही है, ठीक है। अब कौन सी परीक्षा पहले हो रही है आइडिया बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा, टाइम टेबल्स भी आ जाएंगे। फिर क्या करना, जो भी परीक्षा पहले आती, जैसे मान लो ये पहले आ गई अध्यापक, तो 1-2 महीने सुबह का जो टाइम आप व्याख्याता को दे रहे थे वो भी थोड़े दिन रोक दीजिए और 2-1 महीने पूरा समय आप L2 को दे के L2 मेंस एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद आपको 3-1 महीने फिर मिलेंगे, तब पूरा 3 महीने धाप के आप व्याख्याता को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों आपकी रेंज में आ जाएगी और दोनों रेंज में आती है, ठीक तैयारी होती है, तो मुझे लगता है सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। ये काम कर सकते हो, एक काम ये। अच्छा, फिर आप कहोगे सर हम फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर कब पढ़ेंगे। आप फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे आप अध्यापक का पढ़ते हो, अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जो भी कॉमन है उसकी एक लिस्ट बना दो, उसको डेली आप 2 घंटे दे दीजिए, 2-2.5 घंटे, और 1-1.5 घंटा उसको दे दीजिए जो केवल L2 में, और बाकी सुबह सुबह के 4-1 घंटे आप आराम से सब्जेक्ट को दे दीजिए। 4 घंटे इसको दे दिए सब्जेक्ट को और 1-2 घंटे आप दे दिए अध्यापक को जो सिर्फ अध्यापक को कोर्स में ही है, और 2 या 2-2.5 घंटे उसको दे दीजिए जो अध्यापक और फर्स्ट पेपर दोनों में कॉमन है। तो आप ऐसे करके 8-10 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट व्याख्याता भी कवर हो जाता है और L2 भी कवर हो जाता है। अप्रैल मई तक ऐसे चलने दीजिए। उसके बाद में जो भी परीक्षा होगी, जो भी परीक्षा पहले होगी, जैसे L2 पहले तो 2-3 महीने आप इसको छोड़ दीजिए, L2 पे लग जाइए और L2 को आराम से कर लीजिए, क्योंकि 5 महीने से तो L2 पढ़ ही रहे थे आप, और 1-2 महीने आप विशेष पूरा फोकस लगाओगे, 7-8 महीने की तैयारी में L2 में हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें काफ़ी टाइम मिलेगा। अच्छा, मान लो पहले व्याख्याता होती है तो पता चल जाएगा, और 3-4 महीने पहले इसको छोड़ के पूरा व्याख्याता पे टाइम दे दीजिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे थे और फर्स्ट पेपर का भी आपने कॉमन टॉपिक पढ़ रखे थे,
तो जो टॉपिक को शेष बचते हैं उसके लिए 3-4 महीने पहले जैसे एग्जाम डेट आती है आप लग जाइए, है ना। और व्याख्याता बढ़िया दे दीजिए। व्याख्याता के बाद में फिर जब भी अध्यापक आएगा बढ़िया 2-3 महीने का गैप मिलेगा तो पूरा टाइम अध्यापक को दे दीजिए। तो इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। अब जिस किसी की अगर मान लो पात्रता परीक्षा जो है 27 फरवरी को है, पहले किसी की आजीवन पात्रता हो रखी है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको तो देखना भी नहीं पात्रता की तरफ। अगर पात्रता नहीं हुई और बहुत फ्रेशर है तो मुझे लगता है कि उसको जनवरी तक तो मैंने जो भी प्लान बनाया उस हिसाब से चलता रहे, और फरवरी के जो 20 एक दिन है वो केवल पात्रता पढ़ लो, ये दोनों छोड़ देना थोड़े दिन के लिए, और पात्रता पढ़ के उसमें 90 नंबर का जुगाड़ कर लो, हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सामाजिक पढ़ी हुई, साइकोलॉजी पढ़ी हुई, एक भाषा पढ़ी हुई होती है, एक भाषा थोड़ी देख लेना, बाकी कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। थोड़ा सा समझदार विद्यार्थी 15-20 दिन के अंदर रीट में आराम से 60% नंबर ला सकता है। तो फरवरी के महीने में अगर आपकी पात्रता नहीं हुई है तो इस शेड्यूल को फरवरी के महीने में ब्रेक दे देना और आप है वो बढ़िया तरीके से पात्रता पास कर लेना, फिर इसी शेड्यूल को वापस कैरी ऑन करना। अगर आप पात्र है तो आपको ब्रेक देना नहीं है, और आज से ही ये शेड्यूल कल से स्टार्ट कर दो। आप आज से कर दोगे आज से बेहतर है। करना क्या है, सुबह सुबह 4-5 घंटे इसको देखना है, और शाम के समय L2 के 2 पार्ट कर दो। एक वो जो L2 और फर्स्ट ग्रेड का कॉमन है फर्स्ट पेपर, और एक वो जो केवल L2 में ही है फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। तो जो अलग है केवल उसको 1-आधा घंटा उसको दे दो, 1-1.5 घंटा, और 1-1.5 घंटा कॉमन वाले को दे दो। तो दोनों तैयारियां एक साथ आराम से होती रहेगी। अब ये बात हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब पे लागू होती है। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज वालों को क्या करना है, वापस वही भाषा देखनी है, शाम का वापस वही पॉइंट देखना है। लैंग्वेज वालों को थोड़ा और फायदा होता है क्योंकि उनके तो ये भी शाम आता है, उसमें ये भी कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो इस प्रकार से आप चलना शुरू करिए, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। तो मैं अभी उनकी बात कर रहा था जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ में ये आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना मैंने आइडिया दे दिया। अब आते हैं दूसरे वे स्टूडेंट जो व्याख्याता की नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई समय से स्कूल लेक्चर व्याख्याता की कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल लेक्चर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उनको मैं आपको बताना चाहूँ उनको क्या करना है। उनको जिन्होंने यही किए तो उनके लिए ये बिल्कुल छोड़ दो, आप व्याख्याता तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और आपको क्या करना है, वरिष्ठ अध्यापक वालों को क्या करना है, उनको अध्यापक पे साथ में ध्यान देना है। ये सारे के सारे इधर दे सकते हैं ध्यान, कैसे देना मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। जैसे SST का कोई स्टूडेंट है तो सुबह सुबह तो उनको वापस वरिष्ठ अध्यापक में अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जैसे सामाजिक है, 5-7 घंटे बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ लो आप, ठीक है। और फिर इवनिंग के टाइम में वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस के इतर जो भी तो पोर्शन है L2 के, उनकी आप सिलेबस की लिस्ट बना देना और देख लेना उसकी अध्यापक का सिलेबस और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस, वापस वही पॉइंट। पूरे दिन को 3 भागों में बांट दो। इनको भी मैंने यही कहा था, इनको भी यही कह रहा हूँ, 3 भागों में बांटना। एक मोटा भाग तो देना है आपको सब्जेक्ट को, एक भाग देना है आपको सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर और L2 में जो कॉमन पोर्शन है उसको, और एक भाग देना है उनको जो केवल L2 में ही है। आप भी वैसे ही चलते रहिए और मार्च अप्रैल तक यूं ही चलते रहिए। अब ये तो तय है कि वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के बाद ही होगी, ये तो तय बात है। तो फिर क्या करना है, इनमें से जो भी पहले होती है तो 2-3 महीने आप उस परीक्षा पे पूरा फोकस करिए, इसको छोड़ दीजिए या इसको छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद वापस वो की वो सेम बात, ठीक है। ये सिस्टम चलिए। वही अगर पात्रता हो रखी है तो टेंशन नहीं है, अगर आजीवन पात्रता नहीं है आपके पास में तो ऐसी स्थिति में आप फरवरी का ब्रेक लेके पात्रता को कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद में कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप 2 परीक्षाओं को एक साथ ऐसे लेके चल सकते हैं। अब आप मुझे ये पूछ सकते हो सर क्या ये 2 नावों में सवार होने जैसा तो नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगभग 60-70% कोर्स इसका मैच करता है। तो ये 2 नाव नहीं, 2 नाव कब होती है? जैसे आप हिस्ट्री में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक में सेकंड ग्रेड करना चाहते हैं, ये 2 नावें आप दोनों में फैल होंगी। ऐसा नहीं होता, इसलिए कह रहा हूँ कि आप व्याख्याता के साथ में इसको कवर कर सकते हैं और वरिष्ठ अध्यापक के साथ अध्यापक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका मोटा मोटा सिलेबस कॉमन है। अब आपको दिन को ठीक तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। अब मैनेज कैसे होगा? एक तो लिमिटेड मटेरियल रखिए, आप बहुत अधिक सामग्री मत रखिए। दूसरा,
ये ज़्यादा आप सोशल मीडिया वगैरह इन सब चीज़ों से दूर होइए, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। तीसरा, आप ये बॉल बाई बॉल कमेंट्री में मत फंसिए। आज किस सर ने क्या कहा, कुछ किस सर ने क्या कहा, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। ठीक है, एक आधा ट्वीट करके ख़त्म करके छोड़ो, पूरे दिन फिर पढ़ाई करो। पे आउट के चक्कर में रहोगे तो वहाँ से मिलना कुछ नहीं है और समय आपका और अतिरिक्त खराब होगा, है ना। तो इन चीज़ों से दूर होकर आप तैयारी कीजिए। इससे क्या होगा, दोनों में से अगर एक में सिलेक्शन हो जाता है, बढ़िया बात है, दोनों में होता है तो और बढ़िया बात है। मान लो नहीं भी होता है, अब बहुत खराब स्थिति सोच के चलते हैं, तब भी होगा क्या, क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी भर्ती भी निकालेगी तो तय बात है, क्योंकि इतनी कम पोस्ट है, बढ़ेगी तब भी सीटें खाली रहेगी आगे। ऐसा नहीं है कि सीटें खत्म होगी विद्यालयों में। कई लोगों ने तो ये माहौल बनाना शुरू कर दिया कि सीटें ही नहीं। अब क्यों 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 गलत लिखते हो आप? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि हम दूसरों से हट के लिखने के चक्कर में बच्चों को क्यों उलझाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं वीडियो भी बनाना नहीं चाहता हूँ। आपने नोटिस किया होगा मैं कितना एक आधे महीने में एक आधी बार आता हूँ, और कब आता हूँ, जब मार्केट में इतना खराब माहौल होता है ना, जब मुझे एक वीडियो बनाना पड़ता है। और ये माहौल खराब कौन करते हैं? हम लोग ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हालांकि मेरे को इससे बाहर निकाल रहा हूँ हमसे। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी बेबुनियादी या गैर जिम्मेदाराना बयान ना दिया, ना कभी लिखा। कई शिक्षक लोग व्यूज के चक्कर में, अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में कुछ भी लिख लेते हैं कि अब सीट ही नहीं है। अरे भाई, सीट कैसे नहीं है? सेकंड ग्रेड की 25,000 सीटें खाली पड़ी है, फर्स्ट ग्रेड की 17,000 सीट खाली पड़ी है। कैसे नहीं है सीट? अब स्कूल में जाके पता करो। आप बाड़मेर जैसलमेर इस एरिया में जाके देखो, आप हर विद्यालय में 5-5 सीटें खाली पड़ी है। कैसी सीट खाली नहीं? खूब सीटें हैं, नए विद्यालय बन रहे हैं, उनमें सीट क्रिएट हो रही है। अब इन चीज़ों को क्या है कि हम ऐसे नहीं बेबुनियादी बातें कर सकते कि सीट नहीं है या नहीं। अब सीट बढ़ जाएगी, ये तय बात है। बढ़ने के बाद में भी गवर्नमेंट जाती जाती इस सरकार के जो आगे चुनाव होंगे, वापस 28 में चुनाव है शायद, हाँ 28 में, तो 27 में वापस, ये 26, 25, 26 में ये चीज़ें चलेगी, 27 में वापस भर्तियाँ आएगी। ये छोटी रही तो आगे वाली बड़ी आएगी, तय बात है। तो इस जगह पे इस हिसाब से की हुई तैयारी आपको एज दे देती है, किनारा दे देती, आगे बढ़ा देती है, और फिर आप उस धुन में रहते। मुझे पता है कि ये 2-3 साल निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बच्चे 2-2, 3-3 साल से कर ही रहे हैं, 1-1, 2-2 नंबर से फेल हुए। उनके लिए बड़ा मुझे एक सहानुभूति का भाव है। मगर हमारे हाथ में भी तो क्या है। हम तो खूब कह रहे थे, कितने दिनों से ट्वीट कर रहे थे, सीट बढ़ाइए, ये करिए। कौन सुनता है जनता की? आपकी और मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। बस मैं आपकी सुनता हूँ, आप मेरी सुनते हैं। सरकार को आपसे और मेरे दोनों से मतलब नहीं है। ज़्यादा हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर वो तैयार है सारा मामला। तो नीति निर्माता नहीं सोचते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। बच्चों का भविष्य भी, विद्यालय में सीटें खाली है, उनको भरिए ना, आप प्रोसेस करवाइए। 5-5 साल में एक भर्ती क्यों करवाते हो? नियमित करवाइए। अब नियमित अगर आप हर साल करवाते हैं तो भले आप 20 सीट में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जैसे 24 में 20 सीट पे लेक्चर की भर्ती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 24 में नहीं हुआ तो 25 में कर लेंगे। आप 4 साल में एक भर्ती पूरी करते हैं, 4 या 5 साल में, उसमें फिर ये पोस्ट आती है तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। और वो थोड़ा क्या, बहुत दुख होता है। समय, उम्र गुजर रही होती है, संकट बढ़े हुए होते हैं व्यक्तियों के। एक एक व्यक्ति के लिए एक एक दिन रहना बड़ा मुश्किल हो रखा है। शहरों में रूम लेके रहते हैं, उधार ले लेके, गहने बेच बेच के, क्या क्या कंडीशन में बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सोच के कि सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग पढ़ रहे हैं, फीसें भरते हैं, एक एक दिन का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से जब ये चीज़ें आती है तब बच्चे को लगता है यार आगे 2 साल अब मैं क्या और कैसे निकालूंगा। और उनकी मैं उस भावनाओं को समझ सकता हूँ। लेकिन एक शिक्षक के पास कुछ भी नहीं है, एक मोटिवेट करने के अलावा, या मार्गदर्शन देने के अलावा, या डिसीजन मेकिंग करवाने के अलावा। हम आपको सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप जो है वो दोनों, एक आधे दोनों को साथ में स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़िए और अपनी मेहनत जारी रखिए। आगे सीट बढ़ भी जाएगी। अगर आप अभी इस डिस्कशन में फंसेंगे कि सीट है नहीं, मैं क्या करूं, मैं तैयारी छोड़ देता हूं, आप मान लो इसको गिव अप कर देते हैं, 1 साल की तैयारी को, आप इसको गिव अप करके इसके में जाओगे, इसमें तो और भी कम है, तो फिर कोई मतलब रहा नहीं। इसको गिव अप करके इसमें जाओगे, इसमें भी कम आएगी, तो क्या करोगे? तो यहाँ से अगर 7-8 महीने, 6 महीने की बढ़िया तैयारी है, तो दोनों को साथ में लेके चलिए। बाकी जो नियति में होगा वो मिल के रहेगा। तो बेस्ट यही है कि आप दोनों के ऊपर बढ़िया तरीके से मेहनत करते जाइए। क्या पता इस कम सीटों में भी हो जाए सिलेक्शन, किसी का तो होगा ही। और सीट बढ़ गई तो और भी बढ़िया बात है, नहीं बढ़ी तो आगे और बड़ी भर्ती आएगी। लेकिन होपफुली रहिए कि ज़िंदगी के अंदर
2 साल 3 साल और संघर्ष है, ये मान के चलिए आप। अगर आप ये कर सकते हो तो डटे रहना, और नहीं कर सकते हो तो जॉब के साथ करना, कैसे भी करो। मतलब एक व्यक्ति चाहता तो सब कुछ कर सकता है। हालांकि थोड़ी समस्याएं बढ़ती है, थोड़ा उसको अधिक फेस करना पड़ता है, थोड़ी दिक्कतें बढ़ती है, मगर जो ठान लेता है, जो धुन बना लेता है, वो तय है कि वो कर लेता है, इतना पता है मुझे। तो मैं इतनी बात ही करूँगा, और छोटे छोटे जो भी कुछ चीज़ें हैं आप विज्ञापन पढ़ लेना, सारी चीज़ें उसमें क्लियर लिखी हुई है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको टाइम को आगे कैसे मैनेज करना है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप एक निर्णय लेके आराम से पढ़ें, ज़्यादा विचलित नहीं। अभी आपका मन स्थिर नहीं है, अस्थिर हो रखा है इतना सारा कुछ चीज़ें देखने के बाद में। तो बस मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं आपको थोड़ा-सा शांत करूँ, और आप वापस कम सीट होने के बावजूद भी एक उम्मीद के साथ में पढ़ना शुरू करें कि जो होगा वो होके रहेगा। हम हमारी पढ़ाई करते हैं, हमारे पास में यही होता है, ठीक है? और आगे फिर कोई ऐसी स्थिति आएगी तब अपन फिर वापस वीडियो बना देंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और बस उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, और इससे ज़्यादा तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी।